लोकसभा चुनाव के सभी दौर का मतदान समाप्त हो चुका है और अब जनता ने जो फैसला दिया है वो ईवीएम में बंद है और ये ईवीएम खुलेगा अब से लगभग 48 घंटे के बाद। अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन के बाद जब सुबह 7 बजे से ईवीएम खुलने शुरू होंगे तब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और उस समय पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन इसके पहले जब अंतिम दौर का मतदान समाप्त हुआ था, आपने देखा होगा कि 19 तारीख को 5 बजे से सारे टीवी चैनलों में एक होड़ सी मची थी कि कैसे हम आगे सबसे आगे बढ़ के दिखाएं कि कितने सीटें एनडीए को आ रही है, मोदी जी कितनी सीटें लेके आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन लोगों ने एक से बढ़ के एक जो आंकड़े पेश किए, जो आंकड़ों की अब तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है, टीवी चैनलों के जादू का ये करिश्मा है कि इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 2014 में जब मोदी जी आए थे और भ्रष्टाचार को लेकर के 70 साल के जो कांग्रेस का चाहे वो जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने वोट मांगा था और लोगों को लगा था कि ये व्यक्ति इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा और उसको लेकर के एक बम्पर बहुमत दिया था मोदी जी को। लेकिन आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2014 से भी ज्यादा जादू, ज्यादा करिश्मा इस बार हुआ है। और आखिर ये कैसे हो गया, 2014 से भी ज्यादा सीटें कैसे आ गई, कौन सा ऐसा काम हुआ, कौन सा ऐसा पूरे देश में विकास का लहर बही जिसके लेकर के पूरा देश एक साथ मोदी जी के पीछे खड़ा होने का काम किया। जिस तरह के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, हम इन्हीं सब सवालों को लेकर के सिवान की चर्चित प्रत्याशी जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद, उनकी धर्मपत्नी हैं हिना साहब, जो 2019 में भी सिवान लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। उनसे इस पर जानकारी लेंगे कि उनका क्या मत है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो इससे कितना सहमत है। ये आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं, मैडम आप कितनी सहमत हैं कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इस बार हमारे देश की जनता मोदी जी को नकार चुकी है और महागठबंधन की ही जीत होगी। मैडम एक चीज आपने देखा होगा कि कुछ चैनल ये दिखा रहे हैं कि 40 सीट, बिहार की 40 सीट है, 40 सीट में वो दे रहे हैं कि 38 या फिर 40 की 40 सीटें वो सीधे एनडीए के खाते में जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा बिहार में कौन सा जादू चल गया कि 40 की 40 सीटें, विपक्ष का तो खाता ही नहीं खुल रहा है, सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसा कौन सा काम हो गया जिसकी वजह से पूरी जनता यूं कहें कि मोदी जी के पीछे या फिर नीतीश कुमार के पीछे खड़ी हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हवाई बात रखी जा रही है इसलिए ताकि वो लोग उसमें अपनी जो गरिमा को छुपा सकें। और जब वो लोग हमेशा से कुछ न कुछ वो सत्ता में हैं तो गड़बड़ी करेंगे, तो इसी के आड़ में छुपाने के लिए इसलिए ये सारे मीडिया बंधु जो हैं, जो उनके अपने गोद लिए हुए हैं, इसलिए ये सब आंकड़े निकाल रहे हैं और एग्जिट पोल पे दर्शा रहे हैं। मैडम एक सवाल और उठता है, अभी आपने कहा कि मीडिया जो गोद लिए हुए मीडिया है, अगर कल आंकड़ा ये बदल जाता है, जैसे अभी 365 तक चला गया है कि 365 सीटें आ रही हैं जो 2014 में जो था, तो क्या मीडिया पर भी सवाल उठेगा? नहीं, उतने ज़्यादा तो उनके सीट आने वाले हैं नहीं। चाहे मतलब जितने भी वो लोग अनुमान लगा लें, मगर उतने सीट आने वाले नहीं हैं। बहरहाल हो सकता है कि आधे आए जी। 543 है तो हो सकता है 200 कुछ आ जाए
और महागठबंधन 200 250 में सिमट जाए, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है 300 साढ़े, 65, हाँ, ये सब 306, नहीं नहीं, 315। ये नहीं होने वाला है, पूर्ण बहुमत में तो वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर इस तरह के आंकड़े जब पलट जाएंगे, जैसे 15 में भी हम लोगों ने देखा था कि 15 में जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे और उस समय बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, और एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मोदी जी का जो करिश्मा है जो 14 में दिखाया गया था वो 15 में बरकरार रहेगा और बीजेपी अकेले बिहार में सरकार बनाएगी, लेकिन जस्ट उसके उल्टा हुआ। देखिए, जब वो 2014 में मोदी जी ने बहुत अच्छी बढ़त से जीत हासिल की, अब कैसे की, क्या की, अब वो खुद जानते हैं। हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं ना। तो लेकिन उसके बाद देखे ना आपने, उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, लखनऊ में, बिहार में भी हुआ, तो हर जगह भाजपा को लोगों ने नकार दिया। और उसके बाद हम लोग का 15 में विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में, तो उसमें कहाँ थे मोदी जी? मोदी जी की लहर कहाँ थी? अब जब उस वक्त तुरंत नहीं थी, 14 में चुनाव हुआ, 15 में फिर विधानसभा हुआ बिहार का, और तो अभी तो 19 की बात है। अभी तो हर बंदा परेशान है, त्रस्त है, चाहे वो नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, या बहुत सारे वादे उन्होंने जो दिए अपने भारतवासियों को, जिससे उन्होंने कहा कि ये चुनावी भाषा है, तो उससे हमारी सभी लोग जागरूक हैं, सभी जाति विशेष के लोग जागरूक हैं, चाहे वो एसटी एससी से आते हों, या अति पिछड़ से आते हों, या ओबीसी से आते हों, या फॉरवर्ड से आते हों, किसी भी समाज के लोग हों, हम माइनॉरिटी से हैं, ब्राह्मण समाज है, सभी लोग इस बातों को नकार चुके हैं कि जो इतना बड़ा पद, इतना प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा हमारे देश का पद है, और उसमें अगर बंदा झूठ बोले तो कैसे फिर उन पे भरोसा करेंगे, कैसे उनको फिर पूरी तरह से उनको बहुमत में लाएंगे? मैडम, एक सवाल और है कि जिस तरह से चुनाव के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री ने जातीय कार्ड को खेला, विकास की बातें उन्होंने छोड़ दी और ये कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, क्या उनको इस बात का एहसास हो गया कि विकास की बात अब जनता सुनने वाली नहीं है, तो ये अगला पिछड़े वाली कार्ड को खेल करके हम किसी तरह से जो हमारी पिछड़ी जाति है, हम तो नहीं मानते हैं पिछड़ी अगड़ी जाति को, हम तो सबको सामान्य रूप से देखते हैं। बहरहाल नेता लोग देखते हैं, पिछड़ी अगड़ी करते हैं, तो पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? जी। जो उनके हक हकूक थे वो भी उन्होंने छीन लिए। अभी देखा ना आपने, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन की बारी आई तो सामान्य हो गए, जब उन लोगों को जो एसटी एससी को जो आरक्षण के तहत एडमिशन मिलते थे वो भी ख़त्म हो गए। अभी जो कहते हैं देश का सबसे बड़ा जो रिजल्ट होता है एजुकेशन का, यूपीएससी का, जी जी, उसमें कितना बड़ा ये हुआ है, उन लोगों के साथ अत्याचार, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी। 350 छात्रों ने यूपीएससी में अच्छे नंबर से अपने निकाले अंक और पास हुए, और उनके लिए जगह नहीं है। कल मैडम कुछ देखिए, और कितना साफ हो गया। और अभी चुनाव के दो चार रोज पहले ही माननीय नीतीश जी ने जिसको बहाली की टीचरों की, जी, समान वेतन, समान अधिकार के बारे में, हाँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उन लोगों ने कितनी लाठियां, जी, कितनी लाठियां खाई। उन लोगों ने अपने हक की आवाज़ लेकर पटना गए तो कितनी लाठियां बरसाई गई, फिर भी उनको हाई कोर्ट से जहां उनको मदद मिलती है वहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको नकार दी जाती है। तो कहाँ मोदी जी भलाई का काम सोच रहे हैं? जब यही मैडम जी, ये चर्चा चल रही है कि मोदी जी के राज में देश बहुत तरक्की कर गया, जबकि इसके उल्टे जो अखबारों के माध्यम से आम आदमी को पता चल रहा है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति, उसका जो सेल है वो बैठ गया, 17% नीचे चला गया है। तो ये आखिर कौन से विकास की बात हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मोदी जी की सरकार बनती है, रोजगार नहीं मिला, तो सबसे बड़ा हमें लगता है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी जो इनके सामने होगी। आपको क्या लगता है?
जब 2014 में मेरा देश गरीबी रेखा में 55वां स्थान पे था ना, मोटा मोटी, जी। सही आंकड़ा नहीं है मगर इतना ही में था, जी। 55-53 में था। अभी देखिए 130 में, 103 में आ गया है। ये गरीबी रेखा तो ये कौन सा मोदी जी विकास के आने के बाद ये कौन सा विकास है? विकास तो उनका हुआ है, पूरे देश का। उन्होंने हर जिले में कार्यालय पूरे बन गए देश में उनके, उन्होंने घूमे, जमीन ले लिया। और अपने भारत में हर स्टेट में उनका अपना कार्यालय हो गया। और कार्यालय का वो पैसे कहाँ से आए, जमीन के पैसे कहाँ से आए? सब हमारे गरीब लोगों का है, हमारे बिजनेस मैन लोगों का है, हमारे किसान का है, हमारे व्यवसायियों का है। तो ये कहाँ तरक्की कर गया देश? देश तो और ज़्यादा गरीबी रेखा से भी नीचे आ गया है। और हमारे युवाओं का देखिए, अभी आंकड़ा निकला था ना, राहुल गांधी ने कहा कि 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और उन उन उसमें शहनवाज हुसैन ने नकार दिया। तो उसके बाद मीडिया बंधु ने पूरे आंकड़े क्लियर निकाल कर 23 करोड़ रख दिया। तो इसमें कहाँ उनकी बात सच्चाई साबित हुई? उनके जो लोग नेतागण हैं इस तरह से झूठ की भावना में कब तक देश को रखेंगे? झूठे भावनाओं को भ्रमित करके। जनता बहुत जागरूक हो गई है और जनता सब कुछ समझ रही है, देख रही है कि हम लोग का अब आने वाले दिन में क्या असर होने वाला मैडम, है। चुनाव के अंतिम दौर का जब चुनाव चल रहा था उस समय अ, देश के जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी को की हम बात कर रहे हैं, और उनको, उनकी जो जिन लोगों ने हत्या की, उन्हें अब देशभक्त का, बीजेपी के जो नेता हैं वो देशभक्त कह रहे हैं। ये आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या अब हत्यारों को देशभक्त कहा जाएगा? देखिए, वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को उन लोगों ने ये अलीगढ़ के ही एक है नेता, उनकी अपनी भाजपा की, उन लोगों ने बकायदा वो महात्मा गांधी के तैल चित्र को अपमानित किया। जी, कटआउट लगा हाँ, करके ऊपर कटाउट, गोलियां बरसाई हाँ, गई। गोलियां बरसाई उनकी गई। शहादत दिवस हाँ, और जो महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं, गोडसे, गोडसे। हाँ, गोडसे को, उनको पूजनीय कहा गया, महात्मा कहा गया, और देश के उनको देशभक्त कहा हाँ, गया। देशभक्त कहा गया। तो और जिन लोगों ने देश के लिए जान दी, करकरे की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, उन्हें आतंकवादी कहा गया। उन्हें ये श्राप, ये साध्वी ने ये कहा कि मेरे श्राप से उसकी मौत हुई। साध्वी जी के जो कारनामे हैं उन्हें सबको लिपापोती करके भुला दिया जा रहा है। और उसके बाद मैडम प्रधानमंत्री सिर्फ ये कहते हैं कि मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहां तक उचित था? क्यों नहीं बीजेपी ने ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने गांधी की हत्या की, ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? देखिए, पार्टी से बाहर कैसे निकालेंगे? पार्टी से बाहर अगर निकालनी होती तो हम छोटी सी मिसाल देंगे बिहार की। जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उस वक्त माननीय नीतीश जी क्यों नहीं इस्तीफा लगा दिए? उस वक्त क्यों लगाए जब गठबंधन में थे आरजेडी से, और उनके ऊपर जब केस आता है तेजस्वी जी के ऊपर, तो कहते हैं कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। जब तेजस्वी जी ने त्यागपत्र नहीं दिया तो उन्होंने खुद ही त्यागपत्र देकर और फिर वापस भाजपा के गोद में बैठ गए। हम तो सिर्फ मतलब सिवान जिला और प्लस अपने बिहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैडम एक सवाल और है, क्योंकि चुनाव तो अब बीत चुका है और जो जो बातें सामने आई हैं चुनाव के दौरान, उस पर अब बातें होंगी, उस पर चर्चा होगा। जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है बंगाल में, और आजकल ये देखा जा रहा है कि पूरे चुनाव के दौरान जो अयोध्या का मामला था, जो राम मंदिर का मामला था, वो उत्तर प्रदेश का मामला था और पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी राम मंदिर की चर्चा नहीं हुई, और उस राम मंदिर की चर्चा अब बंगाल में हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, अब तो मोदी जी ने कहे थे ना कि मैं बनारस में गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, मैं उनका बेटा हूँ, और उन्होंने वादे किए थे मैं 2018 तक गंगा मैया की सफाई, हाँ, सफाई करा दूंगा और क्यूटो बना दूंगा, और उन्होंने कहा था मैं 19 तक अयोध्या में राम मंदिर बना दूंगा। तो अगर ये सारे वो काम कर दिए रहते तो ये हम लोगों का हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही खत्म हो गया रहता।
अब मोदी वो जी को क्या ऐसा नहीं लग रहा? कलकत्ता में ये जी, लुभावनी बात हो गई ना कि अब कलकत्ता में वो मंदिर, राम मंदिर बनाएंगे वहां। वहां राम मंदिर की हाँ, राम की चर्चा हो रही है। अब राम उत्तर की प्रदेश में चर्चा हो नहीं रही हो है। रही है, हमारे बंगाल पे में हो रहा है। हमारे पे भी उनके एनडीए के प्रत्याशी ने सवाल किया जब मैंने कहा कि भारत माता की जय, तो उस मेरे पे कहा गया कि ये भारत माता नहीं, जय हाँ नहीं बोल पाएंगे। जी, हम क्यों बोल रहे हैं, तो हम ये भी बोले कि जय सिया राम। तो मैंने कहा कि जय सिया राम धार्मिक बात हो गई, और भारत माता की जय मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं भारत माता की गोद में रहती जी हूँ, जी, भारत उनकी माता की बेटी हो। सरजमी पे रहती हूँ मैं, यहाँ की मेरी जन्म धरती है, तो जी, मैं भारत माता की जय क्यों कहने ना में क्या कहूँ। झिझक है? जी, कोई झिझक क्यों नहीं है। झिझक जी नहीं जी। है। सबके अपना क्या सारे, ऐसा मैडम, नहीं क्या? एक मिनट, जी सारे हम लोग के, मैं इस्लाम से बिलोंग करती हूँ, हमारे भी इस्लाम में जी है जी जी कि जिस मुल्क में आप रहिए उस मुल्क से गद्दारी नहीं जी जी, कीजिए। बिल्कुल उस बिल्कुल। मुल्क के लिए आप अपनी जान लुटा दीजिए, मगर वो वफादारी रहनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा है मैडम कि बीजेपी बंगाल में, चूंकि मुस्लिम वहाँ ज़्यादा हैं, बीजेपी बंगाल में राम के सहारे वहाँ पे सांप्रदायिक आग फैलाना, सांप्रदायिक देखिए भेदभाव फैला करके अपना अब देखिए 14 में तो यही बात हुई ना, मंदिर बनाऊंगा, गंगा की सफाई करूंगा, क्यूटो बनाऊंगा, और सब कुछ करूंगा, इतने बड़े बड़े जब वादे 14 में उन्होंने किए, तो अब हमारी जो भारत की जनता है उनके बातों में आने वाली नहीं है। वो कितना भी कर लें अपनी हिंदू मुस्लिम वाली बात या मंदिर वाली बात या कलकत्ता में बांटने, कलकत्ता के लोग तो बहुत जागरूक हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे बिहार से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं बंगाल के लोग, तो वो क्यों ये सब भावना में बहेंगे, मेरे उम्मीद से परे है कि वो भावनाओं में बहें। चलिए मैडम, बहुत सी बातें हुई अभी चुनाव के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको लेकर के। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं सिवान पे। सिवान पे भी सबकी टकटकी लगी हुई है कि 23 तारीख को आखिर क्या होगा। पूरा सिवान हमारे माध्यम से जानना चाहता है कि मैडम क्या कहेंगी कि 23 तारीख को किस करवट बैठेगा सिवान की राजनीति? नहीं, सिवान जिला में तो इंशाल्लाह महागठबंधन ही जीतेगा और पूरी उम्मीद है। और हम लोगों ने चारों तरफ से सर्वे करवा लिया है, मीडिया बंधु से भी, और जितने भी लोग हैं जो वोट में थे, चाहे वो टीचर हों चाहे हमारे सिवान जिला के नागरिक हों, सभी लोगों का एक ही आवाज़ है कि हम लोग इस बार जीतेंगे और लेकिन अच्छे लेकिन बहुमत से आपके जीतेंगे। विरोधी जो है उधर तो मिठाइयाँ तक बंटने की तैयारी हो चुकी कोई है। बात नहीं है, मिठाई खाएं और खिलाएं, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग 23 के बाद खाएंगे। मैडम, जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान जी इस बार हमेशा हम लोगों ने देखा है कि जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, केंद्र में आपके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ही रहा करते थे। लेकिन इस बार ये बात नहीं हुई है। इस बार बिल्कुल नहीं, दूसरे तरह की बातें हुई। सिवान हमेशा लोगों ने ये कर दिया कि एक सांप्रदायिक माहौल बना दिया, लेकिन इस बार नहीं हुआ। और लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा मैडम ने ऐसा कौन सा रणनीति बनाया कि इस बार वो कार्ड नहीं चल पाया, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पाया। देखिए, हिंदू मुस्लिम का कार्ड पहले भी नहीं चला था। 2014 में मोदी लहर आया भाई, बड़े बड़े बातें हुई, बड़े बड़े वादे हुए, हमारे नौजवान उस वक्त बहुत संख्या में जुड़े थे वोटर लिस्ट से, तो उन लोगों का रुझान था भाई मोदी जी आ रहे हैं, सब लोगों को हम लोगों ने देख लिया, मोदी जी को भी देख लेते हैं। व्यवसायी जो गुजरात है व्यवसायियों का गढ़ है, उस जगह से आ रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों के लिए भी बहुत, जैसे उन्होंने कहे थे 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा और 15 लाख काले धन लाऊंगा, तो 15-15 लाख सभी के खाते में दूंगा। तो इससे हमारे नौजवानों में बहुत उत्सुकता थी और नौजवानों ने अपने गार्जियन पे भी जोर दिया कि इस बार आप मोदी जी को दीजिए, ना कि किसी और को। इसलिए उसमें तो हम कहेंगे कि हाँ लहर था, लेकिन अभी कोई लहर नहीं है। सब लोग जागरूक हो चुके हैं और देख रहे हैं कि हम लोग किस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। जितनी भी उनकी योजनाएं आए अचानक से सारे वो फेल हो गए, उससे हमारी जनता बहुत त्रस्त हो गई और बहुत गरीबी रेखा के तरफ चली गई।
तो अब सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अब जब हम जो सबसे बड़ी मुद्दे तो ये हैं कि आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, जिससे हमारे गरीब भाइयों और बहनों और माताओं को उम्मीदें हैं कि इससे हम लोगों को जो हक मिलते थे उससे हम लोगों की रोजी रोजगार चलते थे। मैडम अंतिम सवाल हमारा कि अगर 23 तारीख के रिजल्ट आपके पक्ष में आता है जी। तो क्या सिवान की राजनीति करवट लेगी? क्या सिवान विकास की ओर आगे बढ़ेगा? कैसे कैसे लेके चलेंगी इसको? जी, मैं भी बहुत समय से राजनीति देख रही हूँ, और मैं तो शहरी में पली बढ़ी हूँ, और हर तबके के लोगों ने चुनाव लड़े हैं, मैं सभी को जानती हूँ। और छोटे से ही हम लोग देखते थे कि फलाने दल के लोग आए, यहाँ तक कि नगर अध्यक्ष से लेकर एमपी तक सब कुछ आपने सब, देखा। हाँ, देखा हुआ है। तो देखिए, सबके अलग अलग जो सबके काम थे देखा मैंने, तो सबसे हमको है ना सबक मिला। तो मैं चाहूंगी कि सबकी जो थोड़ी थोड़ी अच्छाई है उसको लेकर मैं अपने तरीके से सिवान जिला का मैं विकास करना शुरू करूं, और हर एक मुद्दे पे मैं विकास करना चाहूंगी, चाहे वो बेरोजगारी हो या एजुकेशन हो या हमारी बच्चियों के एजुकेशन की बात है, मान सम्मान की बात है, और हमारी महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, और खासकर सभी विशेष जाति, अति पिछड़ा और एसटी एससी के लोगों को जो मुझसे उम्मीदें हैं कि हम लोगों को भी हक मिलेगा, मैं उसके लिए। थोड़ा सा मैडम एक सवाल और रह जाता है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने आपने देखा होगा कि जो डिजिटल मीडिया है, चाहे टीवी चैनलों पे भी आ रहा है कि ईवीएम को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। कहीं कुछ कल छपरा में भी हो रहा था कि ईवीएम को लाया जा, तुरंत चारों तरफ हल्ला मच गया और बाद में पता चला कि ये मॉक ड्रिल हो रहा था कि किस तरह से हम वो ईवीएम के बक्से वहां तक ले जाएं। लेकिन क्या इस मॉक ड्रिल में कहीं ड्रिल करने की तैयारी चल रही है क्या? जी, हो सकता है। जब एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगी ना, कि किसी तरह से। तो कितनी मैडम कितनी सजग हैं आप? तो बने अब चूंकि नहीं, तीन हम तीन लोग चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत सारा अनुभव आपको प्राप्त है। कितनी सजग हैं इस तरह के माहौल से निकलने के लिए? नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल सजग हैं, और हम लोगों ने प्रशासन से भी बात की है, उन लोगों ने आश्वासन दिया है बिल्कुल ऑनेस्टी से जांच पड़ताल होगी और काउंटिंग भी होगी। चलिए, आपने देखा कि हिना साहब से कई मुद्दों पे, महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे थे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, बचपन में हम लोगों ने जब प्राइमरी के स्कूलों में पढ़ाई की थी उस समय सिकंदर की कहानियां आया करती थी। सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई हुई थी, 20 बार सिकंदर बड़ी सेना लेकर के हार चुका था और मायूस बैठा हुआ था। 21वीं बार में वो बैठा हुआ था, वो देखा कि एक चींटी बार बार एक दीवार पे चढ़ने का प्रयास कर रही है, कुछ दूर जाती है और गिर जाती है। लेकिन 21वीं बार जब उस चींटी ने फिर चढ़ाई की तो 21वीं बार में वो दीवार पार कर गई। और ये सीख लिया सिकंदर ने कि जब एक चींटी 20 बार प्रयास कर सकती है तो फिर मेरे पास तो इतनी बड़ी सेना है, मैं क्यों चुपचाप बैठा हुआ। और 21वीं बार जब चढ़ाई किया उसने पोरस पे तो वो विजयी हुआ था। कुछ इसी अंदाज में हिना साहब लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन तीसरी बार जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हम उस हिना साहब से नहीं, एक नई हिना साहब से बात करते हैं। बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है तो उनके होठों पे जो मुस्कुराहट होती है, वो ये दर्शाती है कि सिवान की जनता के दिलों में किस तरह से उन्होंने पिछले 3 मरतबे 15 सालों में उन्होंने किस तरह से पैठ बनाई है। और शायद वही आत्मविश्वास, वही मनोबल उनके चेहरे पे दिखाई देता है। अब देखना है कि 23 तारीख को जब ईवीएम खुलते हैं तो उस समय जनता उनको उनके विश्वास पे कितनी खरी उतरती है, ये तो अब हमें
23 तारीख तक का इंतजार करना होगा। हालांकि मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जो अभी टीवी चैनलों पे जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये सिर्फ ट्रेंड है, ये रिजल्ट नहीं है। और आने वाले समय में अगर इसके उल्टा रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं सवाल मीडिया पर भी उठेगा।